संस्कृति, अनुशासन, परंपरा और इसके बनस्पत खड़ी सोनिया गांधी कैसे देखते हैं? ये बताता है कि हमारा जो पूरा भारतीय समाज है वो कितना ज्यादा पितृसत्तात्मक है और स्त्रियां उसके लिए क्या हैसियत रखती हैं। भाइयों की पत्नियों के बीच में कलेश रहता है आमतौर पर, तो आरोप ये भी लगता है कि सोनिया गांधी ने मेनका गांधी का हक मारा। 1984 में बाकायदा उन्होंने राजीव गांधी को चुनौती दी, मेनका चुनाव लड़ा उन्होंने अमेठी से। एक घोटाला जो बहुत चला, बोफोर्स के जो मिडलमैन था, सोनिया गांधी के टाइज थे उसके। तब तो फिर नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब तो मोदी जी के बड़े प्रिय और करीबी रहे हैं। तब तो फिर माना जाए कि सारे जो इनके कुकर्म है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। क्या ऐसा है क्या? सीताराम केसरी सबसे बड़ा नाम है, अहम नाम है, जिनके बारे में कहा जाता है सोनिया गांधी ने साइडलाइन किया। कांग्रेस के वही नेता जो आप कह रहे हैं वो शायद सीताराम केसरी से खुश नहीं थे, तमाम लोग। तो आप पद पे नहीं बनी क्योंकि आपका विरोध बहुत ज्यादा था, लेकिन आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आप बनाती हैं, उसकी चेयरपर्सन बनती है और हस्तक्षेप आपका पूरा रहता है। इस देश में प्रधान बनने के लिए लोग हत्याएं करा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए दंगे करा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विरोध था इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। मनमोहन सिंह स्यूडो प्राइम मिनिस्टर थे, कंट्रोल सब कुछ सोनिया गांधी कर रही थी। आप भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति को क्या समझ रहे हैं? 2014 में नरेंद्र मोदी सामने थे और सोनिया हार जाती हैं। कौन से कारण थे, कहां फेल हो गए सोनिया के वो वैल्यू? 3 साल तक यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए रात दिन टेलीविजन चैनल में एक फर्जी आंदोलन को दिखाकर रामलीला मैदान में इस सरकार को बदनाम करने का एक प्रोजेक्ट चला, जिसके पीछे इस देश का कॉर्पोरेट था। सोनिया गांधी पर भी आरोप लगते हैं कि पुत्र मोह में पार्टी का बड़ा नुकसान है। इस देश में इतनी सांप्रदायिक आग लगी हुई थी, तो उसके बीच अगर 10,000 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 5,000 लगभग पैदल चलना, तो किसी और ने क्यों नहीं किया? ये सोनिया गांधी के बेटे ने ही क्यों किया? आलोचनाओं के केंद्र में केंद्र टारगेट, केंद्र लक्ष्य सोनिया गांधी का बन जाना, इसको किस तरह की राजनीतिक परिघटना आप अभी देख रहे हैं? मोदी जो है वो गांधी परिवार से डरते हैं। संस्कृति, अनुशासन और परंपरा, ये 3 शब्द आप लोगों ने सुने ही होंगे। मूवी देखते हुए सुने होंगे हो सकता है, या फिर जब बड़े हो रहे होंगे बच्चे से, तब आपने सुना होगा अनुशासन, संस्कृति और परंपरा। बहुत गाने गाए जाते हैं कि भारतीय समाज में इन तीनों चीज़ों की बहुतायत है, लेकिन जब आप समाज को देखते हैं और डीपली एनालाइज करते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग दिखती हैं। भारतीय शास्त्रों के बारे में कहा जाता है कि इसमें लिखा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन जब आप अपराधों की लिस्ट देखें, अपराधों की सूची देखें, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ भाषाई अगर आप बात करें तो गालियां जितनी भी हैं वो स्त्री विरोधी हैं। समाज की पूरी सोच स्त्री विरोधी दिखती है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि द थर्ड आई, जिसमें हम चर्चा करते हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के साथ, उसमें आज के इस एपिसोड में चर्चा का विषय एक महिला है। 79 वर्ष की वो महिला जो उतनी ज्यादा सक्रिय अब राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी सत्तारूढ़ पार्टी के निशाने पर उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले कभी रहा करती थी। उन पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और उस वक्त लग रहे हैं जब उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा भी नहीं था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, जिस पे अदालत ने कह दिया कि भाई ये जो केस है ना, और ये जो चार्जशीट दाखिल किया है ईडी ने, हम इसको मनबे नहीं करते हैं। उन पर आरोप ये लग रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया है, जबकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होना चाहिए था। वो महिला हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अध्यक्ष के रूप में नेता। सोनिया गांधी का इतिहास क्या रहा है, सोनिया गांधी का वर्तमान क्या है, और सोनिया गांधी 2004 से 14 तक जब वो प्रधानमंत्री नहीं रही, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है या कांग्रेस समर्थकों की तरफ से ये कहा जाता है कि वो त्याग की बात थी। आलोचना उनकी इस तरीके से होती है कि भाई मनमोहन सिंह को बना दिया लेकिन कठपुतली के तौर पे रखा, हस्तक्षेप पूरा सोनिया गांधी का था। तो किस तरीके का हस्तक्षेप था? मामला बोफोर्स स्कैंडल से भी जुड़ा हुआ है, मामला उन आलोचनाओं से भी जुड़ा हुआ है जिसमें उनके बारे में कहा गया कि सोनिया गांधी ने मेनका गांधी का हक मारा। तो हकमारी की या नहीं की, सोनिया गांधी का पूरा व्यक्तित्व कैसा रहा है और राजनीति में उनका इम्पैक्ट क्या रहा है, असर क्या रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। स्वागत सर आपका, और सीधे चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो जहां से मैंने शुरू की, क्योंकि जब भी मैं कई स्लोगन सोनिया के बारे में सोचता हूं या आलोचना पढ़ता हूं सोशल मीडिया पे, तो बहुत गंदे गंदे जुमले हैं, और वो जुमले आपने भी सुने होंगे जिसे हम दोहराएंगे नहीं।
वही बात होती है कि भारतीय समाज में अनुशासन, संस्कृति और परंपरा जो है ये बहुतायत में है। सोनिया गांधी के खिलाफ जो आलोचना है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तो संस्कृति, अनुशासन, परंपरा और इसके बनिस्बत खड़ी सोनिया गांधी, कैसे देखते हैं आप इसे? आपने अभी जो बताया कि हम लोग बोल भी नहीं सकते, सोनिया गांधी पर जिस तरह की बातें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, और वो आम लोग नहीं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों ने ऐसी भाषा बोली है। ये बताता है कि हमारा जो पूरा भारतीय समाज है वो कितना ज़्यादा पितृसत्तात्मक है जी। और स्त्रियां उसके लिए क्या हैसियत रखती हैं। कोई भी स्त्री हो, अभी तो और भी आपने देखा किस तरह की चर्चा बिहार से आई है। तो सोनिया गांधी के खिलाफ जो कुछ बोला जाता है वो दरअसल जो एक पुरुष के मन में भरी हुई गलाजत है, वही संगठित रूप से उसका विस्फोट होता है। जब खास तौर पर उसके पीछे कोई संगठन होता है तो भाषा तो आप एक दिन में सिखा नहीं सकते, वो उसी तरह की चीज़ें अंदर आएंगी। अन्यथा आप अगर सोनिया गांधी को देखें और उनकी अब तक के पूरे जीवन को देखें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति का इतना ज़बरदस्त प्रतीक कोई हो सकता है। अगर हम ये कहें कि भारत की, आपने परंपरा की बात की, आपने अनुशासन की बात की, आपने संस्कृति की बात की, मैं इसमें धर्म भी जोड़ देता हूँ जी। तो जो उपनिषदों में या तमाम जगह कहा गया, एक श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से धर्म की परिभाषा दी गई है। वो है धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। यानी धर्म पूजा पाठ नहीं है, कर्मकांड नहीं है, धर्म धैर्य है, सत्य है, अक्रोध है, धर्म क्षमा है, धर्म संयम है। और जब इन कसौटियों पर आप कसते हैं तो आप सोनिया गांधी को बहुत ऊंचे शिखर पर देखते हैं। तो अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करें तो उसका जो, हालांकि हर संस्कृति में अच्छाई होती है, बुराई होती है, हम यहाँ उन मानकों की बात करते हैं जो माने जाते हैं कि भारतीय संस्कृति त्याग के लिए, समर्पण के लिए। अब भारत में एक महिला जो प्रेम की वजह से आई जी, वो राजीव गांधी से मुलाकात हुई उनकी इंग्लैंड में, उनकी उम्र तब 20 साल के आसपास थी, और अपने प्रेम के पीछे पीछे वो भारत आई और फिर ऐसा भारतीय बनी कि उन्होंने जीवन भर उन मूल्यों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जो कोई भी भारतीय से हम उम्मीद करते हैं। भारतीय महिला खास तौर पर जो इस तरह की परिवार की, एक राजनीतिक परिवार की महिला है। मुझे कई बार, मतलब मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का जो त्याग है जी, वो इंग्लैंड के किंग एडवर्ड 8 से भी बड़ा है। किंग एडवर्ड 8 की कहानी मैं आपको बताता हूँ। किंग जॉर्ज पंचम जो भारत भी आए थे 1911 में, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी, उनका निधन हुआ 1936 में। 20 जनवरी 1936 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनके बेटे एडवर्ड गद्दी पर बैठे। 325 दिन सिर्फ गद्दी पर रहे वो। वजह क्या थी? उन्होंने गद्दी छोड़ दी। गद्दी ने छोड़ दी कि वो एक वैलिस सिम्पसन नाम की अमेरिकी महिला से शादी करना चाहते थे, जिसका एक तलाक हो गया था और दूसरे तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। यानी 2 बार पहले वो शादीशुदा थे, शादी कर चुकी थी। एडवर्ड शादी करना चाहते थे, वहां की सरकार ने विरोध किया। उस समय जो एंग्लिकन चर्च था वो तलाक को बहुत बुरा मानता था और उसने भी इजाज़त नहीं दी। तो इन्होंने कहा मैं शादी कर लेता हूं, उनको रानी नहीं मनाऊंगा। उस पर भी वो तैयार नहीं हुए, चर्च और सरकार दोनों। तो एडवर्ड ने गद्दी छोड़ दी, यानी अपने प्रेम के लिए। उन्होंने कहा कि जिस महिला का मैं साथ चाहता हूं वो अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं बतौर राजा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या? हाँ, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? तो सोचिए, इंग्लैंड का राजा, उसने गद्दी छोड़ दी प्रेम के लिए। और इंग्लैंड ने जिस भारत को गुलाम बनाने के लिए सैकड़ों साल उद्यम किया जी, जो इंग्लैंड से बहुत बड़ा, विश्व का अब तो हम सबसे बड़ा लोकतंत्र उसे कहते हैं, उसके प्रधानमंत्री पद को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सोनिया गांधी ने उसको त्यागा। और किस लिए त्यागा?
उसने प्रेम पाने के लिए त्यागा था। इन्होंने जिससे प्रेम किया, जिससे विवाह किया, उसके और उसके परिवार के संकल्पों, उनकी मान्यताओं और खास तौर पर आइडिया ऑफ इंडिया के लिए नेहरू गांधी परिवार का जो त्याग है, उसकी मशाल को जलाए रखने के लिए किया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इसमें कुछ सवाल पैदा होते हैं पंकज जी, उन सवालों पर हम आएंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा सिलसिलेवार रखते हैं। जी। आपने बात किया कि जब वो भारत आती हैं इटली से तो भारतीय बन जाती हैं, जिन मानकों में हम भारतीयता को देखते हैं। हालांकि किताबों में भारतीयता के मानक अलग हैं और समाज में आप वैसे देखें व्यावहारिक तौर पर तो मानक अलग है। जैसे भाइयों की पत्नियों के बीच में कलेश रहता है आम तौर पर कि भाइयों की पत्नियां जो हैं, मतलब दो भाइयों की पत्नियां, उनके आपस में संबंध बहुत मधुर हो, ये बड़ा अपवाद जैसा कुछ हमारे समाज में देवरानी जेठानी के देवरानी सारे जेठानी सीरियल चल रहे हैं हमारे देश तो में। ये देवरानी जेठानी दरअसल शब्द आ नहीं रहा था मेरे मन में, दियादनी कहते हैं हमारे बिहार में इस भाषा को। तो आरोप ये भी लगता है कि सोनिया गांधी ने मेनका गांधी का हक मारा। मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू थी, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और जो कुछ उनको मिलना चाहिए था संजय गांधी की मौत के बाद उनको नहीं मिला और सोनिया गांधी को ज्यादा मिला। कांग्रेस की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रही, तो हकमारी हुई सोनिया गांधी के कारण। अब ये मतलब आप सवाल कर रहे हैं इसलिए कि इसकी सच्चाई बताई जाए, वरना मैं कहता कि हास्यास्पद सवाल है और इतिहास को बिल्कुल न जानने की वजह से उभरा है। क्योंकि सोनिया गांधी और राजीव गांधी या पूरा परिवार राजनीति से कोसों दूर थे। जब संजय गांधी पूरी तरह सक्रिय थे या मेनका गांधी सक्रिय थी, इन लोगों का कभी राजनीति में आने का कोई विचार ही नहीं था। बल्कि राजीव अपना नाम भी पूरा राजीव गांधी नहीं बताते जब वो हवाई जहाज़ उड़ाते थे, सिर्फ कैप्टन राजीव कहते थे ताकि उनके परिवार को उससे ना लोग ये ना समझें कि भाई प्रधानमंत्री का बेटा है। बहुत ही लो प्रोफाइल, यानी इंडिया गेट पर घूम के आइसक्रीम भी खाते थे। कोई इनके बारे में नहीं जानता था उस तरह, बहुत कम लोग ही जानते रहे होंगे। और कभी भी सोनिया गांधी ने कोई भी सार्वजनिक उस तरह से सार्वजनिक जीवन में वो कभी नहीं आई। जब शोशेबाजी नहीं, जब तक नहीं आई ही नहीं, मेरा ख्याल है जब तक राजीव गांधी राजनीति में नहीं आए, उनके शायद चित्र भी नहीं सामने आए थे। और जो मेनका गांधी से की हकमारी की बात है, वो तो इंदिरा गांधी से लड़ गई थी। इंदिरा गांधी अपने जीवन के अंतिम समय में सबसे ज़्यादा किसी से परेशान थी तो वो मेनका गांधी से थी। और मेनका गांधी काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। अब वो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, जो उस समय विवाद हुआ उस समय अखबारों में भी छपा और किस तरह से वो प्रधानमंत्री के परिवार के घर से निकली। जाहिर है वो संजय गांधी की मृत्यु के बाद ये सोच रही थी कि जो स्थिति संजय गांधी की है वही उनको मिलना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी शायद उनसे सहमत नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस के से अलग बाकायदा संजय विचार मंच एक बना लिया था। इंदिरा गांधी उससे बहुत नाराज़ थी और फिर वो घर से निकलती हैं। और क्या क्या होता है शायद आपको जानकारी होगी ही। जब इंदिरा गांधी की मदद करने के लिए राजीव गांधी पहले तो तैयार नहीं थे, बहुत उन पर दबाव डाला गया, तब फिर वो आए राजनीति में, क्योंकि माता का अकेलापन भी देखना था, बहुत वो परेशान थी। तो राजीव गांधी ने पहला चुनाव लड़ा अमेठी से 1981 में। उस समय मेनका गांधी की उम्र ही नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सकती, तो वो नहीं लड़ी। लेकिन 1984 में बाकायदा उन्होंने राजीव गांधी को चुनौती दी। मेनका ने चुनाव लड़ा उन्होंने अमेठी से। वो अलग बात है कि वो 3 लाख वोटों से ज़्यादा से राजीव गांधी जीते थे वो चुनाव। लेकिन मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी के रहते ही चुनौती देना शुरू कर दिया था। सोनिया गांधी कहाँ उसमें आ गई? अगर देवरानी जेठानी की बात ही नहीं, क्योंकि उस परिवार में सोनिया गांधी ने हमेशा जो एक हिंदुस्तान में आमतौर पर एक बहू से जो उम्मीद की जाती है, उस पर वो लगातार मतलब इंदिरा गांधी का पूरे परिवार को देखना, पूरा उस तरह से संभाल के रखना। और जो उन्होंने उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हुई वही थी, पूरा देखा उन्होंने। बाद में राजीव जी प्रधानमंत्री बन गए तो अब मजबूरी थी कि भाई आप प्रधानमंत्री की पत्नी हैं तो आप थोड़ा बहुत तो जाएंगी ही। और लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो जो लोग हकमारी की आप बात कर रहे थे, तो दूसरे या तीसरे दिन, मेरा ख्याल है 23 मई को 1991 में चुनाव चल रहा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष कांग्रेस की बन जाए। इसका सीधा मतलब था कि सरकार बनेगी। हाँ जी। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिल्कुल मना किया। और मना ही नहीं किया, जो लोग कहते हैं ना कि राजनीति में परिवारवाद और सत्ता, वो राजनीति से ही बाहर चली गई।
मतलब 91 से लेकर और मेरा ख्याल है 97 तक वो राजनीति में थी ही नहीं। वो अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी और बहुत लोग कह रहे थे वो इटली वापस चली जाएंगी, वो छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन वो भारत में ही रहीं। और पूरा जो नेहरू गांधी परिवार के जितने व्यक्तिगत जो काम, खासतौर पर अस्पताल हैं, ट्रस्ट हैं, उस सब को वो जी देख रही थी, लेकिन राजनीति में बिल्कुल नहीं थी। राजनीति में वो कब आई? जब कांग्रेस पार्टी टूट गई, यानी नरसिम्हा राव से अलग होकर तिवारी कांग्रेस बनी, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, और उसके पहले ये क्या कहते हैं तृणमूल कांग्रेस भी अलग हो गई थी। उस समय इन्होंने ये तय किया सबने कि भाई आप राजनीति में आइए। तृणमूल कांग्रेस बाद में तृणमूल शरद पवार वगैरह, शरद पवार भी बाद में गए हैं वो तो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस उनके अध्यक्ष बनने के पहले अलग बन गई थी। मेरा ख्याल से वो जनवरी में बनी है 98 में, और ये अप्रैल में 98 में अध्यक्ष बनी है। लेकिन ये कांग्रेस में आ गई थी और उस समय पूरे देश में ये था कि अगर कांग्रेस पार्टी को कोई एक रख सकता है, बचा सकता है, तो वो गांधी फैमिली। मैंने पिछले भी एक नेहरू जी पर जब हम लोगों ने बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि इस परिवार की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके त्याग बलिदान के प्रति हर कांग्रेसी मतलब आश्वस्त है। वो जानता है कि वो आंख मूंद के कह सकता है कि ये सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वो आंख मूंद के कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कभी नहीं दबेंगे। उसको इतना विश्वास है। और इसीलिए एक तरह से उस पार्टी को बचाने के लिए, और या कहें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार बनाने की ओर बढ़ गई थी, तो आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए, यानी लेकिन जिससे उन्होंने प्रेम किया उसके मूल्यों को बचाने के लिए वो राजनीति में आई। वो राजनीति में थी नहीं 6 साल, और फिर वो आई और फिर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, और फिर वहां से कहानी शुरू होती कि जो पार्टी एकदम पीछे चली गई थी वो 2004 में सत्ता में आ गई। लेकिन सर 1990 के दशक की आपने बात की, मैं थोड़ा लेट आना चाहता था इस पे। जी। क्योंकि 1990 के दशक से पहले जब वो सक्रिय राजनीति में उस तरीके से नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, एक घोटाला कहें, एक स्कैंडल जो बहुत चला बोफोर्स। जी बिल्कुल। और उसमें इनडायरेक्टली सोनिया गांधी की इन्वॉल्वमेंट की भी बातें आई, एलिगेशंस तो लगी ही क्वाट्रोची को लेकर के जो मिडलमैन था, सोनिया गांधी के टाइज थे उसके साथ। तो आप सक्रिय राजनीति में नहीं थी, आपको लेकर आश्वस्त हैं लोग कि आप देशभक्त हैं, देश को बचाने के लिए कुर्बानी देंगी, त्याग देंगी, उसको लेकर। लेकिन मिडलमैन, टाइज। अब ये सवाल आप तब कर रहे हैं जब हाईकोर्ट ने पूरे मामले को फर्जी बता दिया है। 2004 में, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले को, पूरे आरोपों को फर्जी बताया। क्वाट्रोची जिसका नाम आया था वो इटली का था, इस वजह से सोनिया गांधी आरोपी हो गई, या इस वजह से उन पे संदेह हो गया, महज इत्तेफाक रहा होगा भाई। तब तो फिर नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब तो मोदी जी के बड़े प्रिय और करीबी रहे हैं। तब तो फिर माना जाए कि सारे जो इनके कुकर्म है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। क्या ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये कोई बात हुई कि क्वाट्रोची का नाम आया चूंकि वो इटली का था। और फिर उसमें सच्चाई क्या है? मैंने तो वो चुनाव अपनी आंख से देखे हैं। मैं तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा, और हर अपने उसमें वो अपने रैली में एक पर्ची दिखाते थे कि देखिए इसमें राजीव गांधी का जो स्विस अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर है वो लिखा हुआ है। बाद में जब 89 का इलेक्शन हुआ, ये मैं उपचुनाव की बात कर रहा था, जब 89 का इलेक्शन हुआ, जनता दल बना के लड़ा उन्होंने, तब भी यही कहते रहे। लेकिन सच्चाई क्या थी? वो एक सादा कागज था, उसमें कोई नंबर नहीं थे, केवल भ्रमित करने, वो भ्रमित करने। मतलब मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बहुत उन्होंने बड़ा काम किया, और या जो भी, मैं उनके प्रति कोई असम्मान नहीं रखता, लेकिन उन्होंने वो झूठ बोला था कि उनके पास राजीव गांधी का अकाउंट नंबर है स्विस बैंक का। वो झूठ था, वो पर्ची सादी थी, कुछ नहीं था, लेकिन हर जगह वो दिखाते थे राजा साहब। और शायद यही उनके अंदर एक तरह से अपराध बोध रहा होगा। मैं इसको इसी तरह से देखता हूं। अभी पिछले दिनों संतोष भारती जो एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी किताब आई है चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, उसमें वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बड़े करीबी थे, और उन्होंने फर्स्ट हैंड अकाउंट लिखे हैं, आंखों देखी चीजें। तो उन्होंने बताया है कि 2004 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए, उनके लिए समर्थन जुटाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह पूरी ताकत से लगे। चाहे करुणानिधि को जोड़ना हो, या तमाम लोग जो मंत्री बनने के लिए उस समय तैयार नहीं थे, समाजवादी खेमे के रामविलास पासवान हो, इन सब को
मुलायम सिंह हो, इन सबको इकट्ठा करने में विश्वनाथ प्रताप सिंह की बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे तो लगता है कि ये वो अपराध बोध ही था। उन्होंने देखा कि राजीव गांधी के साथ उस समय जो उन्होंने किया वो शायद उचित नहीं था। या तो आप सचमुच वो जो कह रहे थे उसमें लिखा होता, सब्सटेंशियल होता है, वो कहते कि हाँ अकाउंट है, फिर उस अकाउंट नंबर को आप जारी करते। वैसा आपने किया नहीं। ठीक है, एक राजनीतिक आपने स्कोर कर लिया, बहुत लोग राजनीति में आरोप लगाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह प्रमाणित किया था कि ये नंबर है, वो इस देश की जनता को भ्रमित करने वाला था। और इसलिए जब मैंने बताया कि 2004 में किस तरह से, तो बोफोर्स का पूरा मामला ही अब तो अदालत की कार्रवाई ने गलत साबित कर दिया है, झूठा साबित कर दिया, और ये भी कहा है कि तमाम इसमें कूट दस्तावेज बनाए गए गांधी परिवार को फंसाने के लिए, जैसे अभी हो रहा है। अभी जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में हुआ, आप जानते ही हैं। हाँ, तो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज जो थे उनसे तो उन्होंने डिस्कस कर दिया कि संज्ञान नहीं लेते हैं। चलिए 2004 तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन 1998 में सोनिया गांधी बनती हैं अध्यक्ष। एक आरोप उन पर यह भी लगता है, हालांकि 2004 के बाद वो आरोप और स्ट्रेंथन होता है कि सीनियर लीडर्स जो थे उस वक्त के, उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया। सीताराम केसरी सबसे बड़ा नाम है, अहम नाम है, जिनके बारे में कहा जाता है सोनिया गांधी ने साइडलाइन किया। सोनिया गांधी ने क्यों साइडलाइन किया? वो तो पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी में लोग सोनिया गांधी जिस तरीके से, सॉरी आपको इंटरवीन कर रहा हूं, जिस तरीके से सोनिया गांधी अध्यक्ष जब बनी थी, सीताराम केसरी को लेकर एक किस्सा बड़ा प्रचलित है, मुझे लगता है दर्शकों को पता हो कि बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कुछ इस तरह का किस्सा नहीं, है। मैं कम से कम ऐसी बातें, ऐसी अफवाहों का कोई मतलब नहीं है, और कम से कम इसका सोनिया गांधी से क्या लेना देना। उस समय कांग्रेस पार्टी बड़े उथल पुथल से गुजर रही थी, और सोनिया गांधी जो राजनीति में नहीं थी, एक तरह से उनको इमोशनली मतलब एक तरह से मजबूर किया गया कि भाई कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस के वही नेता जो आप कह रहे हैं, जिन लोगों की ओर तमाम इशारा कर रहे हैं, वो शायद सीताराम केसरी से खुश नहीं थे तमाम लोग, और वो चाहते थे कि सोनिया गांधी आए। और फिर उन्होंने पूरा वो मेरा ख्याल था 97 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें उन्होंने सदस्यता ग्रहण की, सोनिया गांधी ने, और फिर कुछ महीने बाद 98 में वो अध्यक्ष बनी पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अगर वो अपने अध्यक्ष को बदलना चाहते थे तो इसमें क्या गलत है? अब उसमें आप इस तरह की बातें कि कहाँ बंद कर दिया गया, नहीं बंद कर दिया, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन पार्टी सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहती थी, जो राजनीति में भी नहीं थी, तो उसकी क्या वजह? यानी गांधी परिवार के प्रति कोई तो एक भाव है ना कांग्रेस में, जिसकी वजह से ये किया गया। बहुत लोग गांधी परिवार को मानते हैं कि इनकी वजह से पार्टी नहीं बनी। मेरा मानना है कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी यहां तक आज है। नहीं तो जिस तरह से मोदी सरकार हर अपने विपक्षी को या तो भयभीत करती है या लालच देती है, उसमें गांधी परिवार खड़ा हुआ है, कहता हाँ जेल भेजना, बताओ कब चलना है। वो मतलब आप ना उसे डरा सकते हैं, ना किसी तरह का लोभ ना प्रलोभन आप दे सकते हैं। जो परिवार, चाहे वो सोनिया गांधी, अभी जो पूरा नेशनल हेराल्ड केस हुआ उसमें कितने घंटे मतलब उनसे पूछताछ हुई आप जानते हैं, लेकिन कहीं कोई भय नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई बताओ कब जेल चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटेगी सरकार? और यही कांग्रेस जनों के अंदर गर्व भरता है, गौरव बोध भरता है कि एक ऐसा परिवार, ऐसा नेतृत्व है जिसको ये झुका नहीं सकते। एक धुरी है जिसके चारों ओर ये पार्टी घूमती है, और उसके ऐतिहासिक कारण है। वो एक दिन में नहीं बनी है धुरी। पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से रहा, जिस तरह इंदिरा गांधी की शहादत हुई, जिस तरह राजीव गांधी की शहादत हुई, भाई 36 साल हो गए इस परिवार का आदमी प्रधानमंत्री नहीं है, सड़क पे लगातार संघर्ष कर रहा है। किस लिए? इस पार्टी को खड़ा करने के लिए और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए। जब मौका मिला तो उन्होंने मनमोहन सिंह को ही एग्जैक्टली मैं इस पे आने वाला था। जब जर्नी हम सोनिया गांधी की देखते हैं, 98 में अध्यक्ष बन जाती हैं, वो किस्से पे हमने बातचीत कर ही ली। फिर 2004 में वो रिवाइव करती हैं कांग्रेस को, उनके लीडरशिप में कांग्रेस जीतती है, लीडरशिप में जीत रही है। 1991 का भी जब आपने जिक्र किया तो अध्यक्ष बनाया जाना चाह रहे थे लोग कि अध्यक्ष बने ताकि वो पोटेंशियल पीएम फेस होंगे। अध्यक्षता तो सोनिया गांधी की थी जब 2004 में कांग्रेस जीतती है, पोटेंशियल पीएम फेस भी सोनिया गांधी थी। विरोध काफी हुआ और सोनिया गांधी पीएम नहीं बनती हैं, मनमोहन सिंह को पीएम चुन लेती हैं, या मनमोहन सिंह पीएम बनते हैं, जो सांसदों ने ऑब्वियसली चुनाव किया होगा तकनीकी रूप से। अब आप जैसा कह रहे हैं कि ये त्याग
की प्रतिमूर्ति के तौर पर देखा जाए या त्याग के उदाहरण के तौर पर देखा जाए। एक चीज ये भी तो है ना पंकज जी कि पूरे टेन्योर में मनमोहन सिंह का जो टेन्योर था उस पर ये कलंक भी लगता है या आरोप लगते हैं कि मनमोहन सिंह स्यूडो प्राइम मिनिस्टर थे, कंट्रोल सब कुछ सोनिया गांधी कर रही थी। तो आप पद पे नहीं बनी क्योंकि आपका विरोध बहुत ज्यादा था, लेकिन आप नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आप बनाती हैं, उसकी चेयरपर्सन बनती है और हस्तक्षेप आपका पूरा रहता है। आप भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति को क्या समझ रहे हैं? इस देश में प्रधान बनने के लिए लोग हत्याएं करा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए दंगे करा रहे हैं, पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि लोगों ने रक्त की नदी बहा दी है सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि विरोध था इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। ये उनकी मान्यता थी, उन्हें एक उदाहरण पेश करना था। मतलब त्याग जब सुषमा, के पीछे किस तरह की मैं बता रहा हूं, मान्यता जिस समय सुषमा स्वराज और तमाम लोग कह रहे थे हम बाल कटा लेंगे, हम सर मुड़ा लेंगे, हम जमीन पर सोएंगे, हम केवल चने खाएंगे, अजीब अजीब ड्रामा इस देश में चल रहा था, अजीब अजीब विदेशी देशी का पूरा। हालांकि उस समय, अब तो वो किताब बहुत सामने है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अगर सोनिया गांधी दावा करती हैं खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उनके पास कोई चारा नहीं था कि उनको प्रधानमंत्री ना बनाए, मतलब बनाना ही था। आपका कानून आज भी किसी को नहीं रोकता है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कुछ बन सकते हैं, तो कोई कानूनी बाधा नहीं थी और आपके सामने एक शक्ति आ रही है। लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा या परिवार ने ये सोचा कि तमाम गैर जरूरी बहसें चलेंगी, तो उससे देश में जो असल बात होनी चाहिए वो पीछे चली जाएगी, और पूरा विरोध परिवार के अंदर भी था कि प्रधानमंत्री न बने, और सोनिया गांधी ने उसको स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री नहीं बनी। मैं कह रहा हूं कि इसको मतलब ये छोटी बात है। प्रधानमंत्री पद एक बार नहीं, 91 में, 2004 में, फिर 2009 में भी उनके सामने पूरा अवसर था। आप कह रहे हैं कि उन्होंने बना दिया और कठपुतली बना रखा, अगर आपके शब्दों को हम उस तरह से करें जो शब्दों के जो आरोप लगते हैं। हाँ जी। क्या कठपुतली बना दिया, उन्होंने क्या करा लिया? चलिए मैं आपको बताता हूं कि दबाव डाल के कराया क्या। जिस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की आपने बात की, देखिए मनमोहन सिंह ने, उसकी जरूरत क्या? मैं बता अभी तो नहीं है, मैं कोई बता advisory रहा council। हूं, पहले भी नहीं थी। दरअसल मनमोहन सिंह के पूरे जो आर्थिक जो उनके सिद्धांत थे, उस पर एक आरोप ये था कि इसमें अमीरी तो बढ़ रही है लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? सोनिया गांधी का ये था कि जो भी डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट विद ह्यूमन फेस होना चाहिए, यानी जो गांधी जी का जंतर है कि सबसे आखिरी हाशिए पे खड़े व्यक्ति, जो आखिरी व्यक्ति है उसको मिला क्या। तो आप जिस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहे हैं, जिसकी सोनिया जी को अध्यक्ष बनाया गया और उस पर बाद में कहा गया लाभ का पद है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उपचुनाव रायबरेली से लड़ा, फिर जीत के आई। उसका क्या रोल था? उसने इस देश के लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम किए। एक्चुअली जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट थे उनके बीच और सरकार के बीच एक पुल का काम उस एडवाइजरी काउंसिल ने किया। उसने क्या किया? सबसे पहले 2005 में मनरेगा कानून बनवाया। फिर उसी समय मेरा ख्याल है कि राइट टू इंफॉर्मेशन आया जी। उसी समय, कुछ समय बाद राइट टू एजुकेशन आया। उसी समय जो कानून, वन अधिकार कानून है कि आप आदिवासियों का के क्षेत्र में कुछ भी यूं न कर सकते हैं बिना उनसे पूछे, वो आया। फिर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट था जो 2013 में आया, वो था राइट टू फूड। और ये योजनाएं नहीं थी, ये एक्ट थे। यानी अब इस देश का कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं भूखा हूं, मेरे पास भोजन नहीं है, सरकार दो। तो सोनिया गांधी ने यह दबाव बनाया कि आपको ये करना पड़ेगा, ये योजनाएं नहीं है, ये कानून है। और इसलिए जब 5 किलो राशन आज मोदी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं तो भूल जाते हैं कि ये कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा एक्ट बना दिया था, कानून बना। आप कानूनी रूप से बाध्य हैं, किसी की भी सरकार हो, कि इस देश के हर भूखे व्यक्ति को आपको भोजन देना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आप अधिकार को एहसान बनाकर पेश, वो अधिकार है, इसलिए उस समय एहसान नहीं था, वो अधिकार था और आप उसको एहसान कर रहे हैं। आरटीआई को किस तरह से कमजोर किया हम सब जानते हैं। तो अगर हम मान लें इस बात को कि उन्होंने दबाव डाला, तो दबाव इसी के लिए तो डाला। यानी अगर कोई पार्टी ये चाहती है कि उसकी नीतियां उसकी सरकार लागू करे, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, ये जरूर है कि जो तमाम कॉरपोरेट दल्ले थे उनको ये बात बुरी लगी होगी,
उन्होंने मीडिया में ये प्रचारित कराया कि साहब प्रधानमंत्री को ठीक से काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जो कॉरपोरेट है वो इस बात के खिलाफ था कि आप राइट टू फूड दीजिए, राइट टू एजुकेशन दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि वहां पर लगभग पूंजी का वितरण हो रहा है। मुझे वो आप एकदम एक अलग सिद्धांत पे जा रहे हैं कि आपके पास जो धन है वो धन दरअसल इस देश के सबसे गरीब आदमी के पास जाना चाहिए, है ना। तो ये अच्छा, पार्टी और सरकार में तो ये रिश्ता होना चाहिए कि पार्टी ये चाहती है कि भाई आप उसकी नीतियां लागू करें। और मनमोहन सिंह ने तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा था कोई। मनमोहन सिंह निश्चित रूप से कोई जन नेता नहीं थे, उनका एक बड़ी भूमिका रही है वित्त मंत्री के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में। और यह भी सही है कि सोनिया गांधी का वो चुनाव थे तो देश को आर्थिक तरक्की की राह पे ले जाने के बतौर प्रधानमंत्री उनकी अविस्मरणीय भूमिका रहेगी और है। लेकिन चूंकि यहां पे तो गांधी और पटेल को लड़ाया जा रहा है तो फिर मनमोहन सिंह और सोनिया को लड़ाने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सोनिया गांधी का जो हस्तक्षेप अगर विजिबल है वो ये है कि ये लोकतंत्र मजबूत हुआ है अपने तमाम ऐसे कानूनों के जरिए जिसने आम नागरिक को ताकत दी। और गरीबी हटाओ का जो ऐतिहासिक नारा कांग्रेस का है, लगभग उसको स्ट्रेंथन करती हुई। बिल्कुल। और उस समय अगर आप देखें तो 23 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। और गांव में जो मनरेगा ने तो कमाल किया है ना। मोदी जी ने जरूर उसको अपने 2015 के भाषण में कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक कहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश में ग्रामीण जीवन में ग्रामीणों के अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास लाने या ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मनरेगा की शानदार भूमिका रही है। और कोविड के दौरान तो वो और स्पष्ट हुआ जी। और अब महात्मा गांधी का नाम हटाकर और उसमें तमाम जो उसके महत्वपूर्ण चीजें थी कि आपको दिया जाएगा अनिवार्य रूप से, वो सब खत्म करने का प्रयास हो रहा है। जी राम जी की हो चुका जी राम जी तो शायद उस योजना वो जी राम जी नहीं है, वो मनरेगा को राम नाम सत्य करने की योजना है। तो असल में मनरेगा को जी राम जी की बोल के विदा किया जाने की शायद वो कोशिश दिखती है। चलिए 2004 का चुनाव हुआ। 2004 के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाती है गठबंधन वाली, और क्रेडिट सोनिया गांधी को जाता है क्योंकि अध्यक्ष वो भाई सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी। सब कह रहे थे कि मतलब इंडिया शाइनिंग है और ये तो मतलब कितना, उस समय अरुण नेहरू हुआ करते थे तो नेहरू के नंबर वो एक शो चलता था मेरा ख्याल आज तक वगैरह पे, वो 350 सीट दे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को। किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोग मजाक उड़ाते थे कि सोनिया गांधी को तो हिंदी बोलनी नहीं आती। लेकिन सोनिया गांधी जिन वैल्यूज को लेकर चल रही थी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी थी या कांग्रेस ही उसकी वजह से अनुप्राणित थे और लड़ रहे थे। अटल बिहारी सामने थे, सामने अटल बिहारी वाजपेयी थे। सीट्स उनको दी जा रही थी। हाँ, और फिर और जाहिर है कांग्रेस को कोई बहुमत नहीं मिल गया, लेकिन यूपीए बनाकर जो चतुराई उन्होंने एक तरह से, या जिसको हम कहते हैं कि जो एक बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया कि तमाम उन लोगों को जो एक सेकुलर मिजाज के लोग थे उन सबको इकट्ठा करके यूपीए बनाया। और लेफ्ट जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ था वो अपने साथ वो लाई और लेफ्ट को साथ मिलाकर उन्होंने एक सरकार संभव की। और जो लेफ्ट के सैद्धांतिक चीजें हैं उनको लागू भी करवाया, चाहे मनरेगा सैद्धांतिक चीजें तो लेफ्ट। अब उतनी लेफ्ट तो कांग्रेस भी हमेशा रही है भाई। अगर गांधी जी कहते रहे हैं कि सबसे अंतिम व्यक्ति को हम अपने उसमें केंद्र में रखो, तो इतना लेफ्ट तो कांग्रेस ही नहीं देश का संविधान भी है जी, तो वो भी उतना ही लेफ्ट है। और खैर कांग्रेस में लेफ्ट का धड़ा तो रहा ही हमेशा, जिस पे हमने चर्चा भी काफी बार की। मेरा सवाल ये था पंकज जी कि 2004 में जब सोनिया जीतती, मतलब यूपीए की सरकार बनती है उस गठबंधन की, सोनिया को क्रेडिट दिया जाता है। अटल बिहारी सामने थे, 350 का अनुमान था, लेकिन फिर भी सोनिया जिता ले जाती हैं अपने गठबंधन को। 2014 में नरेंद्र मोदी सामने थे और सोनिया हार जाती हैं। इस वक्त तो आप सत्ता में थी, विपक्ष में तो बैठी नहीं थी, तो हार का ठीकरा भी तो सोनिया पर फूटना चाहिए। कौन से कारण थे, कहां फेल हो गए सोनिया के वो वैल्यूज, जिन वैल्यूज ने कांग्रेस चुनाव हारी है, पर सोनिया गांधी के कांग्रेस के वैल्यूज कैसे फेल हो गए? उस समय जितने आरोप लगे थे, कह रहे हैं कि जीतने का कारण उनके वैल्यूज। नहीं, हम कह रहे हैं जीतने का कारण मतलब उस पे उन्होंने संघर्ष किया और सबको साथ लाई। सांप्रदायिकता को एक बड़ा मुद्दा उस समय जो था भी उस समय आप देख लें। और 2014 में जब ये लोग आए मोदी जी, तो क्या कह के आए थे? ये महंगाई के सवाल पे आए थे, भ्रष्टाचार के सवाल पे आए थे। इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि समाज में इस तरह का सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन वो पैदा करेंगे। उसके पहले 3 साल तक
यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए रात दिन टेलीविजन चैनल में एक फर्जी आंदोलन को दिखाकर, जो आम आदमी पार्टी का आंदोलन था रामलीला मैदान में, इस सरकार को बदनाम करने का एक प्रोजेक्ट चला जिसके पीछे इस देश का कॉरपोरेट था। इस देश के कॉरपोरेट ने पूरी प्लानिंग करके, आरएसएस ने प्लानिंग करके, क्योंकि यूपीए सरकार लगातार ऐसे कानून ला रही थी, लोगों को इस तरह से नागरिक को मजबूती दे रही थी कि हारने का कोई सवाल ही नहीं था। और जब भी कोई आरोप लगता था, आप याद करिए, वो आज हम देख रहे हैं कि अदालतों ने सब कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन उस समय आरोप लगा, इस्तीफा हुआ जी। जिस पर भी आरोप लग गया, चाहे वो आप राजा हो, कोई भी कलमाड़ी हो, कोई जिस पर आरोप लगा, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम। आज 2G स्पेक्ट्रम ने तो कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई वो सब गलत था, और जो सज्जन आरोप लगा रहे थे, विनोद राय जी, वो खुद मान रहे हैं कि हाँ, हमने गणना में गलती की। यानी क्या आरोप था कि अगर ऐसा किया जाता तो इतना फायदा होता, ये आरोप। और उस पे लोगों ने 0,000 लगा के पूरा हेडलाइन बना दिया कि 1,72,000 करोड़ या कितने का भी, मतलब जो भी फैक्ट हो, इतना नुकसान हो गया। लेकिन जनता के मन में तो आप 24 घंटे तिरंगे के साथ दिखा रहे हैं कि ये सरकार गलत है। तो मीडिया से हारी, वो अपनी बात नहीं कह पाई। ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस अपनी बात, या शायद वो इस तरह समझ पाई कि भाई सच्चाई तो लोग जान ही लेंगे। इस मामले में कांग्रेस ने निश्चित रूप से कमजोरी दिखाई कि वो सत्य को लोगों तक ले जाने के लिए जितना प्रयास उसे करना चाहिए, उसने ये मान लिया कि झूठ के बहुत दिन तक झूठ चलता नहीं है। ये एक जो पुरानी एक विजडम थी, उसको उसने माना। वो ये नहीं देख रहे हैं कि झूठ अब एक बाकायदा एक उद्योग बन गया है। एक ऐसी पार्टी सामने आ रही है जो आईटी सेल बना रही है, जो राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट चला रही है। ये वो नहीं समझ पाई कांग्रेस। वो एक ट्रेडिशनल विजडम से चल रही थी कि सच सच होता है, झूठ कितना भी बोला जाए लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है। तो सिविल सोसाइटी की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, या फिर उनकी आवाजों को सरकारी योजनाओं में अमलीजामा पहुंचा सके, इसके लिए एनएसी का गठन हुआ। सोनिया चेयरपर्सन थी। वही सिविल सोसाइटी के लोग अन्ना अगेंस्ट मूवमेंट, जो करप्शन मूवमेंट था, उसका बड़ा हिस्सा भी बने। और सिविल सोसाइटी जो है वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करती है ना आपकी। बिल्कुल। तो क्या वो लोग विमुख हो गए थे? अब मुझे लगता है कि शायद कुछ भ्रम में तो थे। बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि पीछे आरएसएस है। तो और जो मांग कर नहीं, एज ए लीडर मतलब वो थोड़े उस आंदोलन में थे। और जितनी विनम्रता दिखा सकती थी कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए बाबा रामदेव, उनके घी और मिर्च तक नकली निकल रही है। ये लोग उस समय स्वदेशी और देश के प्रतीक बने हुए थे। तो क्या किया कांग्रेस ने? बाबा रामदेव को रिसीव करने एयरपोर्ट पे 3-3 मंत्री गए हुए थे। क्या जिस तरह से किसानों ने जब घेरा, जिस तरह से किसानों को मारा गया, क्या कांग्रेस पार्टी ने उस तरह अन्ना आंदोलन के साथ बिहेव किया था? जबकि आरोप गलत थे, लेकिन फिर भी ये मान के कि भाई लोगों को अधिकार है अपनी बात कहने का। तो दिल्ली में रामलीला मैदान में आप करते रहिए, टेलीविजन चैनल आपके खिलाफ दिखाते रहे। आज स्थिति यह है कि टेलीविजन चैनल ये तक बहस नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली में लोग सांस लिए बिना मर रहे हैं। लेकिन उस समय चूंकि कांग्रेस ये मानती थी, दिल से मानती थी कि डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए, आपको हमारे खिलाफ झूठी बात कहने का भी अधिकार है, ये मानती थी वो। और इसीलिए वो हाशिए पर गई। और इन्होंने झूठ को एक उद्योग बना दिया। आईटी सेल को एक तरह से दैनिक झूठ उत्पादन की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। इस देश के एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ने इस बीच मुफ्त में सिम बांटे गांव-गांव। ये संयोग नहीं था, ये सब कुछ एक प्रयोग था। और कि आप झूठ बोलेंगे, गांव तक मुफ्त आपके पास है सिम और पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े विराट षड्यंत्र का ये पूरा सब कुछ था। और उसके बाद इस देश की सत्ता पे इस देश के कॉरपोरेट्स ने कब्जा कर लिया, जिन कॉरपोरेट्स को सबसे ज्यादा एनएसी से ही तकलीफ थी। और आपको याद होगा कि एक बड़ी समिट हुई थी जिसमें अनिल अंबानी ने कॉरपोरेट्स की, वाइब्रेंट गुजरात मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और बाकायदा कहा था कि हम इन्हें भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी। तो पूरा इस देश का कॉरपोरेट लग गया कि ये क्या है, राइट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस प्रयोग की आप बात कर रहे हैं, उस प्रयोग को भांपने में चूक तो हुई है। सीधी सी बात है, मैं खुद कह रहा हूं कि आप ये मान के चल रहे थे कि भाई चुनाव है, हार जीत होती रहती है,
हम अच्छा काम करेंगे, लोग आज नहीं कल हमें मानेंगे, जो ट्रेडिशनल विजडम है ना, तो उसके तहत कांग्रेस चल रही थी। उसे नहीं पता था कि सामने एक राजनीतिक दल नहीं, अब एक ऐसा नेतृत्व है उस दल में जो इस तरह से काम करता है जैसे कोई एक गुप्त मिशन हो, माफिया हो, जो अपने दुश्मनों, राजनीतिक दुश्मनों को इस तरह से ब्लैकमेल करेगा कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ नहीं जेल जाओ। ये सब हमने होते हुए देखा है। तो इस बात की कल्पना इससे पहले नहीं की जा सकती थी। मतलब अपने आप को नवीनीकृत नहीं किया या मॉडिफाई नहीं किया। दूसरी बात, अब आगे बढ़े सर, अगर 2014 के चुनाव हो गए, 17 में अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी हटती भी हैं, राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं। पुत्र मोह, ये एक शब्द है जो आपने कहा कि भारत का जो विजडम है, उसी विजडम में एक बात ये पुत्र मोह वाला आता है, आरोपों में आता है समाज के। सोनिया गांधी पर भी आरोप लगते हैं कि पुत्र मोह में पार्टी का बड़ा नुकसान किया है। जैसे मतलब क्या इसका चुनाव मतलब? दर चुनाव हार रहे थे तो राहुल गांधी ने छोड़ दिया। राहुल गांधी अध्यक्ष बने और 19 का चुनाव जब हारे तो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अब वो एक सांसद हैं जो जनता चुनती है, मतलब बिना चुने तो आए नहीं। यानी सोनिया गांधी ने क्या उनका राज तिलक कर दिया? मैं अगर सत्तारूढ़ पार्टी की बात करूं और आलोचनाओं पे हम बात करेंगे, किस तरह की जाहिर है, आलोचना, तभी बिल्कुल बातचीत हो पाएगी, है ना। तो आलोचनाओं में एक बात ये आती है, कई लोग कहते हैं प्रियंका गांधी का कैलिबर ज्यादा है, लेकिन उनको पीछे रखा गया और राहुल गांधी को ज्यादा मौके अब दिए ये गए। नई चीज शुरू हो गई है कि अब भाई बहन में कैसे झगड़ा लड़ाया जाए। देखिए, जो लोग इस परिवार को जरा सा भी जानते हैं वो ये मानेंगे कि सोनिया गांधी अगर राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका में कोई भेद नहीं है। प्रियंका राहुल गांधी की शक्ति ही है, उनमें कोई द्वैत उस तरह से नहीं है, ना वो राहुल गांधी के लिए कोई मतलब प्रतिद्वंदी हैं। और बढ़ा क्या रही हैं? मतलब जब वो खुद ही राजनीति में नहीं थी और राजनीति में आई तो जाहिर है उन्हें भी सहयोग चाहिए ही। तो कहाँ राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राजनीति छोड़ दें, घर बैठ जाएं, कोई और धंधा करें? क्यों? उनको क्यों अधिकार नहीं है? इस देश में इतनी सांप्रदायिक आग लगी हुई थी, तो उसके बीच अगर 10,000 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 5,000 लगभग पैदल चलना, ये किसी और ने क्यों नहीं किया? ये सोनिया गांधी के बेटे नहीं क्यों किया? क्या किसी पे रोक थी? इस देश में क्या किसी दल के नेता या कांग्रेस के ही दूसरे किसी नेताओं पर क्या रोक थी कि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक यात्रा निकाले देश भर में? चलो अपने राज्य में ही निकाले। तो इस परिवार ने कुछ मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। आपने एक बात कही अभी कि वो तो खुद राजनीति से लगभग दूर हो गई थी और 6-7 साल बाहर थी, 6-7 साल बाहर रही, और कांग्रेस ही उनको खींच के लाई। और इसीलिए लाई कि ये सोनिया गांधी है, ये राजीव जी की पत्नी है, ये इंदिरा गांधी की बहू है। वो कांग्रेस का ही इसमें स्वार्थ था कि ये परिवार राजनीति में आए जी, और कांग्रेस से इनको लेकर आए। अभी 2017 में जब अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ा, उसके बाद से बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में दिखी नहीं। फिर भी टारगेट्स के केंद्र में यही हैं, आलोचनाओं के केंद्र में फिलहाल अब यही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज जो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में लगा था, उसको लेकर तो राव रेवेन्यू मतलब अगर कोई और सरकार होती, मेरा ख्याल अगर अटल बिहारी वाजपेयी भी होते और उन्होंने इस बात पे आपत्ति की थी जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठ रहा था। राजदीप सरदेसाई का एक इंटरव्यू का वीडियो है जिसमें वो कहते नहीं ये गलत हो रहा है, और उन्होंने नाम लिया राजदीप ने कि नरेंद्र मोदी, विनय कटियार जैसे लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा गलत है, और मना करने के बावजूद कर रहे हैं, ये और गलत है। उनका ये कहना था कि ये मुद्दा तो एनसीपी ने उठाया है, हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन सच बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गंदे तरीके से इस मुद्दे को उठाया, और पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी पिछले कई वर्षों से बीमार है। बीमारी पे मैं चर्चा नहीं करूंगा यहाँ, लेकिन वो बीमार है, उनकी उम्र 79 साल है ना। इसके बावजूद अगर इस देश की सत्ता इतनी क्रूर है कि वो फर्जी केसेस में उन्हें फंसाने पर लगी हुई है, 40-40 घंटे पूछताछ हो रही है, तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? वो भी ऐसे केस में जिसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं है जी। और कोर्ट ने कहा कि आप मतलब 12 साल बाद कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हम तो इसकी एफआईआर को भी संज्ञान नहीं लेंगे, चार्जशीट को, हाँ सॉरी, चार्जशीट को संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें तो एफआईआर ही नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं है? इसलिए कि मामला बनता ही नहीं। आप नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों से मिलिए,
मेरी कई कर्मचारियों से बात हुई है। दरअसल इतना कर्जा था नेशनल हेराल्ड पे, कर्मचारियों की सालों की तनख्वाहें बाकी थी जी। और एक ऐसा इन्होंने ट्रस्ट बनाया जिसमें ये एक पैसा न ले सकते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड, कोई मतलब ट्रांजेक्शन संभव ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन संभव ही नहीं है, चाहे वो एसेट का हो चाहे वो पैसे का हो, इनके निजी खातों में एक पैसा नहीं जा सकता। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से, जिसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, हजारों नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों के जीवन में एक तरह से उदासी छटी है। उनकी बेटियों की शादी हो पाई है, वो कर्ज से मुक्त हो पाए हैं, वो सम्मान से जी रहे हैं, इसलिए कि न जाने कितने सालों का बकाया हो गया था उनका। जरा नेशनल हेराल्ड के उन कर्मचारियों से एक बार पूछ के देखिए कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने जो ट्रस्ट बनाया उसमें किसका लाभ हुआ। तो ये कर्मचारियों के हित में इतना बड़ा, और आज भी सोनिया गांधी की ओर से कभी आपको पलटवार नहीं दिखेगा। अभी भी वो जो अभी ताज़ा लेख आया वो इस देश के आशा वर्कर्स की ये तनख्वाहों की बात, कभी जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो इन्हीं मुद्दों पे लगातार हस्तक्षेप करती हैं। और इस उम्र में अब तो वो राज्यसभा में इसीलिए गई हैं कि उतनी वो दौड़ भाग नहीं कर सकती हैं, वो बीमार रहती हैं, लेकिन उन पर जो इस क्रूरता है मोदी सरकार की वो तो साफ नजर आती है। और जो 2 केस अन्य हैं जिनके ऊपर बात चल रही है, तो सब्सिडाइज्ड है कि भाई पहले इलेक्टोरल रोल में आ गई, तब तक सिटीजन नहीं बनी थी, वोट चोरी हुई है। अब ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि इनकी अब 3 बार सरकार अभी बन गई, इसके पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आपने जांच क्यों नहीं कराई? इस देश में कोई वोटर लिस्ट में नाम आया है तो कैसे आया है? उन्होंने क्या साइन करके दिया कि मुझे वोटर लिस्ट में डाल दीजिए? ये तो सब जांच कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात। अब कोई बीएलओ आपका ही नाम लिख ले, जैसे बिहार में हो रहा है कि बैठ के नाम लिख लिया वोटर लिस्ट में, तो भाई इंदिरा गांधी जी के यहाँ कौन कौन रहता सबका नाम लिख लिया, तो उसमें सोनिया गांधी का कौन सा दोष है? तो आप उसकी जांच कराइए। और इसीलिए इलेक्टोरल रोल हमेशा होते थे कि अगर किसी का नहीं है तो उसको हटा दीजिए। ये सामान्य एक प्रक्रिया थी। एक अन्य केस कि नेहरू के वो खत या नेहरू से जुड़े हुए वो डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी या सार्वजनिक होनी चाहिए, तो इसको प्राइवेट बना लिया। 2008 में एक चिट्ठी लिख के इन्होंने कहा कि हैंड ओवर करिए, उसके बाद से अब इनके पास है। अब चल रहा है मामला क्या हम लोग कॉमन सेंस भी भूल गए हैं? अभी तो पहले कई साल तक ये बवाल चला कि इन्होंने गायब कर दिया है, लगभग जैसे चोरी कर ली नेहरू की तमाम खत। अब संसद में खड़े होकर संस्कृति मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, कुछ भी गायब नहीं हुआ। तो पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कुछ भी गायब नहीं हुआ। जो तमाम ये लोग चोरी का आरोप लगाते थे, खुद इन्हीं के सांसद संबित पात्रा के सवाल के जवाब में संस्कृति मंत्री ने कहा है कि कुछ भी गायब नहीं है। तो अब है क्या? उनका कहना है कि नेहरू के पत्र जो है वो सोनिया गांधी के पास है। हम एक क्षण के लिए मान भी लें, है ना, तो इसमें अपराध क्या है? मतलब नेहरू जी के पत्र किसके पास होने चाहिए? आपके पिताजी के जो पत्र या किताबें जो भी हो उस पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। एक मिनट, आप चाहें तो उसे आप किसी लाइब्रेरी में दे दें, चाहें तो ना दें, यह आपकी मर्जी है। यानी उसके कॉपीराइट तो का कोई उत्तराधिकारी होगा ना जी। अब मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली क्या वहां पे हुआ है, लेकिन वो कहा जा रहा है, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने मांगे। पहली बात तो संग्रहालय में इस तरह के जो भी पत्र होते हैं उसकी बहुत सी कॉपीज हो सकती हैं, आपने क्यों नहीं कराई या नहीं कराई मैं नहीं जानता। दूसरी बात है, वो अगर एक बार दे सकती हैं तो इसका मतलब उसमें कोई गुप्त चीज तो नहीं है, तभी उन्होंने दिया था। 2008 में मांगे जब मनमोहन जी की सरकार। अरे भाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी भाई हम कह रहे हैं उन्होंने दिया था, इसका मतलब वो उसके सार्वजनिक होने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो किन परिस्थितियों में उन्होंने लिया या क्यों नहीं दिया, इसमें कल कुछ भी निकल के आ सकता है कि हो सकता है उसकी एक कॉपी पहले से रही हो, उसकी फिल्म बनी हो, मैं नहीं जानता। क्योंकि इस परिवार के साथ ये भी एक बात है कि लोग जवाब भी नहीं देंगे इनको। अब प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, नहीं मतलब निजी मसलों पे कि सोनिया गांधी पे आरोप लगा, सोनिया गांधी ये आरोप जवाब नहीं आके देंगे कि ये पत्र जो है मैंने दिए या नहीं दिए, क्यों नहीं दिए। ठीक है, नॉर्मली कोई राजनीतिक लड़ाई अलग बात है,
क्योंकि उस तरह से आपका जो भी कानूनी तरीका है उसी से तो किसी से ले सकते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस के नाते मैं बात कह सकता हूं कि अगर मेरे पिता की कोई किताब है तो उसका उत्तराधिकारी मैं हूं, उसकी एक पहलू रॉयल्टी ये का है, उत्तराधिकारी कहीं मैं मैं पढ़ रहा था कि नेहरू की अगर चिट्ठियां हैं और नेहरू की चिट्ठियां जो मान लीजिए बड़े गणमान्य लोगों को लिखी गई हों या राजनीतिक रूप से इम्पैक्टफुल लोगों को लिखी गई हों, अगर वो सबके नज़र में रहती है, सब पढ़ते हैं, तो समकालीन इतिहास को जानने समझने में बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है। थोड़ा कन्वीनियंस भाई नेहरू आर्काइव तो ऑनलाइन है। अभी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने इसका अनाउंसमेंट किया, एक कार्यक्रम हुआ था जवाहर भवन में संदीप दीक्षित हाँ जी जी जी, तो नेहरू सेंटर के उद्घाटन में तो उन्होंने कहा कि सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, यानी आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं बिना किसी खर्चे के। मतलब ये बेजा खड़ा किया गया अब हुआ पता एक नहीं मामला ये है। दरअसल है क्या, ये लोग हमेशा एक संदेह का वातावरण बनाते हैं कि कुछ पत्र हैं, उन पत्रों में क्या है ना। आप एक बेवजह की चीज, अरे भाई उनका जीवन तो खुली किताब है, और अगर ना भी हो तो आप होते कौन है किसी की निजता में झांकने वाले। मतलब नेहरू जी ने जितना कुछ लिखा है वो सब सार्वजनिक है जी। लेकिन मैं दूसरी तरह कह रहा हूं, मान लीजिए कोई परिवार नहीं चाहता है कि आप उनके निजी पत्रों को देखें, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप होते कौन है देखने मतलब वाले? इतना राइट तो कम से कम अरे परिवार भाई का हो। हाँ, वो कोई सरकारी दस्तावेज तो है नहीं कि बतौर प्रधानमंत्री किसी दूसरे प्रधानमंत्री को लिखा गया, सब कुछ रिकॉर्ड में है। लेकिन किसी का अपना निजता का अधिकार भी होता है ना। मतलब ये कौन सी बात है, ये कौन सी डिमांड है? किसी के घर के अंदर झांकने में क्या मतलब मोदी सरकार क्यों चाहती है? और उनके पत्र मतलब दूसरे लोगों ने भी तो लिखे हैं, जिनको पत्र लिखा है उन्होंने जवाब भी दिया है, सब कुछ सामने है। एवरीथिंग इज पब्लिक अरे ऑलरेडी। ठीक है, निरुद्देश्य कुछ नहीं होता है। सोनिया गांधी, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला था ये तो खैर 2010 और उसके बाद का मामला है, ताज़ा मामला नहीं है। नेहरू के पत्र वाला मामला बिल्कुल अभी अभी उठा है। सिटीजनशिप वाला मामला, ये वोट चोरी वाला मामला अमित शाह ने अभी अभी उठाया है। आलोचनाओं के केंद्र में, केंद्र टारगेट, केंद्र लक्ष्य सोनिया गांधी का बन जाना, इसको किस तरह की राजनीतिक परिघटना आप अभी देख रहे हैं? दरअसल इनको पता है, जो मैंने पहले भी कहा कि सोनिया गांधी या इस बहाने इस पूरे परिवार या नेहरू पर ये क्यों हमला करते हैं। नेहरू पर भी हमला ये इसीलिए करते हैं कि उस बहाने ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी पर हमला कर सके। वो इतिहास को लाकर वर्तमान पे निरूपित करते हैं ना, वो इसीलिए सोनिया गांधी पर हमलों का कारण यह ताकि राहुल की जो तेजी है, जो उनकी तीव्रता है, उन्हें लगता है इससे वो कम हो जाए। हालांकि होगी नहीं, जितना ये कर सकते थे इन्होंने कर लिया। मतलब अब इससे ज्यादा आप क्या करेंगे कि एक ऐसे मामले में, हास्यास्पद मामले में, आप किसी की संसद की सदस्यता तक ले लें, उसका घर तक ले लें। तेजी देखिए आप, क्योंकि उन्होंने अपने किसी भाषण में कह दिया कि मोदी लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, है ना, और इसमें पूरे एक समुदाय का मानहानि हो गई और हाईकोर्ट ने उसको मान भी लिया और तुरंत आपने संसद सदस्यता रद्द कर दी। इसलिए कि मोदी जो है वो गांधी परिवार से डरते हैं, न खरीद सकते हैं, ना लोभ दे सकते हैं, ना दबा सकते हैं, ना डरा सकते हैं, और इसीलिए इस परिवार पर ये इतना हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये परिवार समय के अंत तक इनके खिलाफ लड़ेगा। जिन विचारों के साथ, यानी सीधे सीधे गांधी और गोडसे की लड़ाई है। और जो गांधी परिवार है वो गांधी के ध्वजा को उठाए हुए है, और ये लोग चोरी से, जो राम जी कह रहे हैं उसमें गोडसे राम है, गोडसे के राम है, वो गांधी के राम नहीं है। तो इसलिए ये भरोसा इनको पूरा है कि ये इस देश के जो कांग्रेसी हैं कि ये परिवार कभी झुकेगा नहीं। यही उनकी ताकत है, और इसी ताकत को मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। क्योंकि अब तो राहुल गांधी, इनका जो वैचारिक स्रोत है, आरएसएस पर भी लगातार हमले कर रहे हैं जी। तो लड़ाई तो बहुत तीखी हो गई है। तो लड़ाई अब सेंट्रल स्टेज में है, बहुत तीखी हो गई है। इसीलिए हमले के केंद्र में शायद सोनिया गांधी आ गई हैं और लगातार उन पर हमले होते रहे। लेकिन फिर भी 79 वर्ष की वो महिला अब तक, एक चीज जरूर हम लोग भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, हम लोग बात करना भूल गए। जो क्षमा का गुण है ना, अब वो जरूर देखिए कि नलिनी श्रीहरन जो राजीव गांधी की हत्या में दोषी ठहराई गई, वो जब पकड़ी गई तो गर्भवती थी, जेल में उसको बच्चा हुआ, मेरा ख्याल है 99 के आसपास। सोनिया गांधी ने
तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को पत्र लिखा कि इसकी फांसी की सजा माफ की जाए। आजीवन कारावास में शायद उसे बदला गया, क्योंकि उसकी बच्ची अनाथ हो जाएगी। अब भाव देखिए आप, इसलिए पति के हत्यारे को भी क्षमा, पूरे परिवार ने क्षमा कर पूरे दिया। परिवार ने। अब प्रियंका गांधी तो मिलने गई थी, जी। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग प्रतिहिंसा में भरे हुए हैं, उनके सामने एक ऐसा भी परिवार है जो करुणा और क्षमा, जो भारतीय संस्कृति के, दर्शन के, उपनिषदों के इतने बड़े मूल्य हैं, उनका झंडा लिए खड़ा है, और उसको आप विदेशी बता रहे हैं। तो विदेशी ने देशी मूल्यों को पूरी तरीके से अपनाया हुआ है और लगातार लेकर चलती रही हैं। शायद इसी कारण अब भी सोनिया गांधी प्रासंगिक बनी हुई हैं। प्रासंगिकता कितनी रहती है और इस प्रासंगिकता की वजह से कितने हमले और झेलने पड़ेंगे, ये वक्त बताएगा। बहरहाल सोनिया गांधी के बारे में आपके कुछ सवाल हों तो वहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस चर्चा को लेकर कोई आपका सवाल हो, कुछ आपकी राय हो, तो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें। आपने पूरी चर्चा सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा आपने की पंकज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।